Good morning students, class 8. Now the next topic today is of page number 13, that is Battle of Buxar. पेज नंबर 13 में देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। तो यहाँ से हम रीडिंग शुरू करते हैं, आप बुक में ध्यान देंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफ़र was made the नवाब ऑफ बंगाल by the ब्रिटिश। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है प्लासी के युद्ध के बाद। आफ्टर इस्टेब्लिशिंग Mir Jafar as the Nawab, the company began to interfere in the affairs of Bengal। और इस प्रकार जब मीर जाफ़र नवाब बन जाता है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो बंगाल के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है। आफ्टर दैट मीर जाफ़र हैड बिकम अ पपेट इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। और इस प्रकार मीर जाफ़र जो है वो एक पपेट बन जाता है, कठपुतली बन जाता है इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश शासन के हाथों में मीर जाफ़र एक कठपुतली बन जाता है। व्हेन मीर जाफ़र अपोज्ड अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्रिटिश, ही वॉज डिपोज्ड एंड मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। और इस प्रकार जब मीर जाफ़र के द्वारा विरोध किया जाता है जो है अव्यावहारिक व्यापार के कारण, जिसमें कि अनफेयर ट्रेड हुआ करते थे, जिसमें उसको टैक्स नहीं मिल पा रहा था मीर जाफ़र को अपने राज्य के लिए, जिससे उसने विरोध शुरू किया। और जब मीर जाफ़र ने विरोध शुरू किया तो ही वॉज डिपोज्ड एंड मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल इन प्लेस ऑफ मीर जाफ़र। और इस प्रकार जब मीर कासिम ने विरोध शुरू किया तो मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे आगे। मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पटना टू मुंगेर। और जब मीर कासिम को ब्रिटिश शासन के द्वारा नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है मीर जाफ़र के बाद, तो मीर कासिम क्या करता है कि वो शिफ्ट कर लेता है अपनी कैपिटल को पटना से मुंगेर को। क्यों ऐसा करता है? इन ऑर्डर टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनीज कंट्रोल, जिससे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से परे रहे, दूर रहे। इसलिए उसने मीर कासिम ने पटना से मुंगेर को अपने कैपिटल राजधानी को शिफ्ट कर लिया। आगे देखेंगे। टू इंश्योर देयर पर्सनल इनकम द जनरल्स एंड इवन द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी बिगैन टू मिसयूज ट्रेड कॉन्सेशंस। और इस प्रकार जो जर्नल हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, इवन द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी बिगैन टू मिसयूज ट्रेड कंसेशन, वो जो व्यापार में छूट दिया जाना चाहिए भारतीयों को, उसके कंसेशन को मिसयूज़ करने लगे, मीन्स दुरुपयोग करने लगे। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगैन टू कलेक्ट मनी फ्रॉम इंडियन मर्चेंट्स टू whom they sold dash task of free passes। और इस प्रकार कंपनी ने कलेक्शन ऑफ मनी जो है वो शुरू कर दिया इंडियन मर्चेंट्स में, भारतीय व्यापारियों से, जो कि फ्री पासेस के अंतर्गत नहीं आते थे, मीन्स ब्रिटिश शासन के फ्री पासेस में नहीं आते थे। उनके लिए भारतीय व्यापारियों को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अधिक से अधिक उनको टैक्स देना पड़ता था भारतीय व्यापारियों को। दिस वाज गेटिंग इम्पॉसिबल फॉर मीर कासिम। और यह जो है मीर कासिम के लिए असंभव सा प्रतीत होने लगा। मीन्स यह मीर कासिम को जो मीर जाफ़र के बाद नवाब ऑफ बंगाल बनता है, वो नहीं चाहता कि हम ऐसा करें, हम ये टैक्स दें।
तो टोलरेट दीज अनफेयर प्रैक्टिसेस, वो बहिष्कार करता है, वो इसका विरोध करता है कि हम इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये टैक्स नहीं देंगे। सो ही ट्राइड टू ब्रिंग टू एन एंड टू दीज करप्ट प्रैक्टिसेस and abolished all duties on internal trade. He also reduced the expenditure on administration. मीर कासिम उसके बाद क्या करता है कि वो एक ऐसा जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको एबोलाइज करता, रोकता है। ऑल ड्यूटीज़ ऑन इंटरनल ट्रेड, और जो टैक्स लगते थे आंतरिक व्यापार पर, जो आंतरिक व्यापार भारतीय करते थे उस पर जो टैक्स लगते थे उस पर उसने विरोध शुरू कर दिया मीर कासिम ने। और ही आल्सो रिड्यूस्ड द एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और इस प्रकार प्रशासन के खर्चों पर भी कमी कर दी मीर कासिम के द्वारा। अब इसके बाद क्या होता आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। मेनी एक्शंस ऑफ मीर कासिम वर not liked by the English, so a battle broke out between Mir Qasim and English in 1763। और इस प्रकार ये सब बातें जो हो रही थी, जो टैक्स का न देना और जो फ्री ट्रेड था उस पर भारतीयों को अंकुश न लगाना, जिस कारण से एक नया एक्शन सामने आता है जिसको कि इंग्लिश बैटल ब्रोक आउट बिटवीन मीर कासिम एंड इंग्लिश इन 1763। और जो 1763 में एक वार होता है इन विच मीर कासिम वॉज डिफीटेड, जिसमें मीर कासिम की हार होती है। ही फ्लेड टू अवध एंड मेड एन अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकेंड। और इस प्रकार मीर कासिम हारने के बाद एक अलायंस बनाता है, एक साझा सहयोग बनाता है विद द नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध से एंड शाह आलम सेकंड से। हारने के बाद मीर कासिम जो है नवाब ऑफ अवध से और शाह आलम सेकंड से वो एक अलायंस, एक समझौता करता है। क्या? देन द मुगल एम्परर देयर कंबाइंड आर्मीज वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बक्सर। और इनकी इन दोनों की जो मिली फौजें थी, दोनों की जो कंबाइंड आर्मीज़ थी वह डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद भी बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजी सेना जीतती है, जिसको कि जो ये वार होता है इसका ईयर होता है 1764। और इस प्रकार फाइनली द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड इन 1765। और अंततः एक समझौता इलाहाबाद पैक्ट के अंतर्गत होता है 1765 में। एंड द कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और इस प्रकार इंग्लिश शासन के द्वारा यह तय किया जाता है कि वो दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनका जो है दीवानी अपने हाथ में रखेगी। और इसके साथ साथ now the English got the rights to collect the revenue from these territories and they also got the right of free trade in Awadh। और इस प्रकार अंग्रेज यह अधिकार अपने पास रखते हैं कि वो कलेक्ट कर सकते थे रेवेन्यू, मीन्स जो आगम होती थी, जो आय होती थी, उसका कलेक्शन ब्रिटिश शासन अपने हाथों में ही रखी। और इसके साथ साथ गॉट द राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन अवध, और अवध राज्य में जो है स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। दे कीडेड अवध एंड गेव द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा एंड इलाहाबाद टू शाह आलम सेकेंड। और इस प्रकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डिस्ट्रिक्ट कारा और इलाहाबाद ये शाह आलम सेकेंड को दे दिया जाता है, जिनके दोनों के मिलने के बाद भी जो है अलायंस युद्ध जो है वो होता है। और इस प्रकार द कंपनी एग्रीड टू गिव अ पेंशन। और इस प्रकार कंपनी एक समझौता करती है, सहमत करती है कि वो 26 लाख एवरी ईयर टू शाह आलम सेकेंड, 26 लाख प्रत्येक साल जो है वो शाह आलम सेकेंड को देगी।
फर्दर आगे क्या होता है, द कंपनी आल्सो एग्रीड टू प्रोटेक्ट द नवाब ऑफ अवध फ्रॉम एनी इन्वेडर्स। और इस प्रकार आगे कंपनी यह वचन देती है, सहमत बनाती है कि हम नवाब ऑफ अवध, जो नवाब ऑफ अवध था, अवध का नवाब, उसको इन्वेडर्स मतलब होता है घुसपैठ, जो बाहरी घुसपैठ होगा उससे भी बचाएंगे। द विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर रेस्पेक्टिवली इस्टेब्लिश द इंग्लिश फॉर्मली इन इंडिया। और ये दो युद्ध, जैसा हमने पहले एक बता चुके हैं, पहला युद्ध जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों वॉर के बाद इंग्लिश जो है वो प्रोमिनेंट रूलर ऑफ इंडिया बन गए, मतलब भारत के एक शक्तिशाली शासकों में गिना जाने लगा। मीन्स उनका पूरा आधिपत्य जो है भारत पर स्थापित हो जाता है। कब? 2 वॉर के बाद। ध्यान देंगे आप लोग बच्चों, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी पूरा सिक्योर हो जाती है और फॉर्मली इन इंडिया, पूर्ण रूप से भारत में अपना स्थायित्व स्थापित कर लेती है। अब सेकंड टॉपिक देखेंगे, क्लाइव्स डुअल सिस्टम। क्लाइव ये जो है दीवानी राइट को कलेक्ट करने वाला गवर्नर था, लॉर्ड क्लाइव। इसने कौन कौन से ट्रीटी किए, समझौते किए? पेज नंबर 13, पेज 13 में सेकंड पैराग्राफ है, क्लाइव्स CLIVES, क्लाइव्स डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम मतलब होता है दोहरी प्रणाली। ये कब से कब तक फॉलो किया गया? 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर टू 65 टू 72। क्लाइव की दोहरी प्रणाली, कौन सा दोहरा शासन नीति कैसे थी, इसके बारे में एक आउटलुक आप देख लीजिए बच्चों। होता यूँ है कि जो क्लाइव की डुअल सिस्टम है, दोहरी प्रणाली, इसमें क्लाइव का मानना ये था कि शासन इंडियन रूलर करेगा, लेकिन जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन है वो ब्रिटिश शासन अपने हाथ में रखेगी। यही दोहरी नीति थी, डुअल सिस्टम कहलाता है क्लाइव का। क्लाइव का मानना था कि शासन वहाँ का रूलर करेगा, इंडियन रूलर करेगा, लेकिन जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है वो ब्रिटिश शासन अपने हाथ में रखेगी। मीन्स जो मॉनेटरी मनी मेजरमेंट पॉलिसी जिसको कहिए, या कहिए जो मॉनेटरी सिस्टम है, वो ब्रिटिश शासन अपने हाथ में रखी। ये सबसे बड़ी बात डुअल सिस्टम में होती है क्लाइव के, जो कब से कब तक चलता है? 1765 टू 1772। ओके, नाउ लुक टू योर बुक। एज वी नो, अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद द कंपनी हैड गॉट द दीवानी राइट। जैसा हमने बताया वही बातें सब बताई गई हैं। द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड कंट्रोल ओवर द आर्मी इन बंगाल। जैसा आप जानते हैं, जब इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद कंपनी को एक अधिकार मिल जाता है, दीवानी राइट, दीवानी अधिकार मिलता है, जिसके अंतर्गत कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कहाँ कहाँ का, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, ये तीनों जगहों का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो क्लाइव अपने हाथों में ले लेता है, जो ब्रिटिश शासन का गवर्नर होता है। और कंट्रोल ओवर द आर्मी इन बंगाल, बंगाल में सेनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता, सेना पर। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर, लेकिन यही जो पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी है, वो ऐसे बदल जाती है। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल वाज लेफ्ट विद द नवाब। पूरा कलेक्शन रेवेन्यू का तो क्लाइव कर लेता था, ब्रिटिश शासन कर लेती थी, लेकिन जिम्मेदारी जो है लोगों की देखभाल करना और वेलफेयर करना लोगों का, ये नवाब के हाथों चला जाता था। मीन्स नवाब को पैसे से कोई लेना देना नहीं था, जो मॉनेटरी सिस्टम था वो गवर्नर अपने हाथ में रखता था।
तो इसी सिस्टम को दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय क्लाइव, और यह प्रणाली जो थी वो क्लाइव ने लागू की, वाज नोन एज द डुअल सिस्टम, और ये डुअल सिस्टम के नाम से क्लाइव की नीति मानी जाने लगी। अंडर दिस सिस्टम, आगे फिर देखेंगे, अंडर दिस सिस्टम द इंग्लिश विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉट द राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जिम्मेदारी जो थी प्रशासन की वो नवाब वहाँ के लोकल राजाओं पे होती थी, लेकिन लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन वो ब्रिटिश शासन अपने हाथ में रखेगी। ऐसी पॉलिसी को क्लाइव डुअल सिस्टम के नाम से जाना जाता था। अब इसमें क्या होता है आगे, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वाज ग्रेडी एंड वेरी करप्ट। जो क्लाइव गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे वो काफ़ी ग्रेडी थे, ग्रेडी मतलब लालची, एंड वेरी करप्ट, और काफ़ी जो है करप्ट थे, जिसमें कि द टैक्सेस वर कलेक्टेड इन अ वेरी ब्रूटल मैनर। बहुत निर्दयता पूर्वक जो है वो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाता था। दे कलेक्टेड एज मच मनी एज पॉसिबल फ्रॉम द पुअर पीसेंट्स, और इस प्रकार जो क्लाइव की कंपनी थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं आप, उसमें जो है जो पुअर पीसेंट्स होते थे, गरीब तबके के दास होते थे, मजदूर वर्ग होते थे, इनसे ज़बरदस्ती जो है लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाता था, और बिकम माइजरेबल, और उनके प्रति उनके लिए कुछ खर्च नहीं किया जाता था। मतलब उन पीसेंट्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ खर्च नहीं करती थी। इसके बाद इवन ड्यूरिंग द ड्रॉट, और जब ड्रॉट मतलब सूखा होता था, बिकम माइजरेबल, उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ खर्च नहीं करती थी। इवन ड्यूरिंग द ड्रॉट द कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू द पीसेंट। यहाँ तक कि जब सूखा हो जाता था, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, तो भी कंपनी कोई जो है दास पीसेंट्स लोगों को कोई सहयोग नहीं देती थी। और ऐसा होने पर इन 1770 a famine broke out in which thousands of people lost their lives। और 1770 की बात है, एक महामारी आती है जिसमें लगभग हजारों लोग अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, मीन्स मर जाते हैं। द इनकम ऑफ द कंपनी वाज रिकॉर्डेड वेरी लो, और उस दौरान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका इनकम काफ़ी लो हो जाता है, क्योंकि जो टैक्स देने वाले थे लोग वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। द इनकम ऑफ द कंपनी वाज रिकॉर्डेड वेरी लो। दिस faulty dual system was ultimately abolished in 1772। और ये स्वाभाविक जा कर के अपने आप जो डुअल सिस्टम है 1772 में अपने आप स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। मीन्स 65 से रन करना शुरू किया, 72 में ऐसा आपदा आया कि मतलब कोई टैक्स देने लायक बचे ही नहीं, तो ये अपने आप क्लाइव का डुअल सिस्टम जो है क्लोज हो जाता है। अब आपको देखिए कितना टाइम हुआ ये, अब आपको एक टॉपिक और पढ़ा, देखिए कुछ टाइम कितना, एक टॉपिक और है जिसको पढ़ा दें, कितना उसको ना दीजिए, समय कितना देखिए हुआ। हाँ चलिए हो गया, एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं। ओके, अब आ जाएंगे बच्चों पेज नंबर 14। ये बहुत लेंदी लेसन है, 7-8 पेज का है ये। हाँ, पेज नंबर 14 में द एंग्लो मैसूर वॉर। द एंग्लो, कितना होगा रही सर टाइम, एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर वॉर ये तीसरा युद्ध आप पढ़ने चल रहे हैं। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी पढ़े, बैटल ऑफ बक्सर पढ़े, मैसूर का युद्ध अब आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं।
Anglo-Mysore War, page number 14. Hyder Ali became the ruler of Mysore state in 1761 and continued to rule efficiently till 1782. हैदर अली जो है वो मैसूर का शासक बनता है 1761 में, कॉन्टिन्यूड टू रूल एफिशिएंटली टिल 1782, और इस प्रकार 1782 तक वो कंटिन्यू रहता है, मीन्स रूल करता है। लेटर, इसके बाद हिज सन टीपू सुल्तान टुक द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर, और इसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान वह चार्ज लेता है प्रशासन का। कहाँ के चार्ज लेता है? मैसूर का, इन 1782 एंड रूल्ड। 1782 में शासन का चार्ज लेने के बाद प्रशासन का मैसूर के रूल करना शुरू करता है 1782 से, और रूल करता है 1799 तक, मीन्स 1799। अब इस बीच में जो शासन किया गया, इसमें क्या क्या बातें सामने आती हैं उसको आप देखेंगे। फ्रॉम 1761 to 1799, during the reign of Hyder Ali and Tipu Sultan, Mysore continued to be a powerful and prosperous state। और इन दोनों के दौरान जब टीपू सुल्तान और हैदर अली इन दोनों ने मैसूर पर शासन करना प्रारंभ किया, तो एक मैसूर जो है समृद्धशाली राज्य सामने बन कर के आता है, मीन्स मैसूर की काफ़ी उन्नति होती है मैसूर स्टेट की। और इसके बाद मैसूर कंटिन्यूड टू बी अ पावरफुल एंड प्रॉस्परस स्टेट, और इस प्रकार एक शक्तिशाली राज्य सामने बनकर उभरता है मैसूर। बोथ फादर एंड सन डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्रिटिश सुपरमेसी, और इस प्रकार जो पिता और पुत्र थे इन्होंने ब्रिटिश सुपरमेसी को स्वीकार करने से मना कर दिया। ब्रिटिश सुपरमेसी मतलब ब्रिटिश की सर्वोच्चता या ब्रिटिश के द्वारा लाए गए कानून नियम को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मानने से मना कर दिया। द इंटायर मैसूर रीजन कंट्रोल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ स्पाइस ट्रेड, जो कि उस समय मैसूर का राज्य स्पाइस ट्रेड से मतलब मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता था, वह ब्रिटिश सुपरमेसी मानने से मना कर दिए। कौन कौन लोग? टीपू सुल्तान, द फादर ऑफ द सन ऑफ हैदर अली, हैदर अली और टीपू सुल्तान पिता पुत्र दोनों मिलकर के ये मैसूर के इंग्लिश शासन के रूल को मानने से मना करते हैं। इसके बाद द ब्रिटिश वांटेड टू हैव ट्रेड राइट एंड इवन कंट्रोल इन दिस रीजन टू गेन प्रॉफिट आउट ऑफ स्पाइस ट्रेड, जबकि ब्रिटिश का चाहना ये था कि वो ये मैसूर पर नियंत्रण कर सके और अधिक से अधिक लाभ कमाए, प्रॉफिट अर्न करे। बट लेकिन होता क्या है, टीपू वाज क्लोज टू द फ्रेंच कंपनी, जो टीपू सुल्तान था वो फ्रेंच कंपनी के काफ़ी नियरेस्ट में था, काफ़ी नज़दीक में था, मीन्स काफ़ी संबंध अच्छे थे। और इस प्रकार एंड डिड नॉट वांट टू गिव ट्रेड राइट टू द इंग्लिश कंपनी, और इस प्रकार वो नहीं चाहता था टीपू सुल्तान की इंग्लिश कंपनी को व्यापार का अधिकार दिया जाए। आफ्टर दैट एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप फ्रॉम 1766 to 1799 देयर अकर्ड 4 वॉर्स। इसी दौरान ब्रिटिश सुपरमेसी पावर चाहती थी, टीपू सुल्तान और हैदर अली देना नहीं चाहते थे अपने मैसूर राज्य के अधिकारों को, इसीलिए ब्रिटिश शासन और मैसूर स्टेट के दोनों जो शासक थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इसका परिणाम ये निकलता है कि इन द लास्ट वॉर इन 1799 में जो अंतिम युद्ध लड़ा जाता है मैसूर में, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन डिफीटिंग टीपू सुल्तान, और इसमें टीपू सुल्तान मैसूर इन द लास्ट वॉर इन द ब्रिटिश सक्सीडेड इन डिफीटिंग टीपू सुल्तान
टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त कर लेती है ब्रिटिश शासन। 1799 मैसूर का जो अंतिम युद्ध होता है। टीपू डाइड while fighting the British forces in the श्रीरंगपट्टनम फोर्ट on 4th May। और इस प्रकार टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 4 मई 1799 में। युद्ध के दौरान his death resulted in the end of an independent state of मैसूर। और इसीलिए बच्चों यहाँ एक बात आपको बता दें कि मैसूर का राजा किसे कहा जाता है। ये बुक में नहीं है, थोड़ा मैं अपने आप बता रहा हूँ, समझ लीजिए। मैसूर का राजा, किंग ऑफ मैसूर अगर कहा जाता है तो वो टीपू सुल्तान को ही कहा जाता है। किंग ऑफ मैसूर दैट मीन्स टीपू सुल्तान। जब तक रहा ब्रिटिश की हुकूमत को नहीं स्वीकारा। टीपू सुल्तान जब 4 मई 1799 को मृत्यु होती है तो उसके बाद ही जो है मैसूर इंडिपेंडेंट राज्य होने से बच जाता है। The new ruler of the previously death-knot Wardeyar family was a minor of 4 years who easily accepted the British term of subsidy alliance। और इस प्रकार जो वाडेयार फैमिली का 4 साल का लड़का था वो एक्सेप्ट कर लेता है ब्रिटिश शासन को और इस प्रकार सब्सिडी अलायंस लागू कराता है। अब आप समझेंगे सब्सिडी अलायंस क्या है। सब्सिडी अलायंस में ये होता है इन द गाइडेंस ऑफ हिज मदर, अपने माँ के गाइडेंस में, एंड बिकम एन अली ऑफ द ब्रिटिश गॉट फ्रीडम टू ट्रेड इन द मैसूर रीजन। और इस प्रकार ब्रिटिश को व्यापार करने का मैसूर पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। द इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर कंप्लीट कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ मैसूर इंक्लूडिंग कनारा, कोयम्बटूर एंड श्रीरंगपट्टना। ये 3 मैसूर के क्षेत्र पे ब्रिटिश शासन जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है आफ्टर द बैटल ऑफ मैसूर, जिसमें टीपू सुल्तान जब समाप्त होता है तो उसके बाद वहाँ भी 3 स्टेट जो हमने मैसूर के 3 स्टेट जो होते हैं टेरिटरी, कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टना, यहाँ पर तीनों पे ब्रिटिश शासन का अधिकार हो जाता है। अब लास्ट ये जो टॉपिक सेकंड लास्ट बच रहा बच्चों, आप पढ़ेंगे कल द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें मराठा और ब्रिटिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद कैसे होता मराठाओं के बीच में। 3 युद्ध आपको बताया बच्चों हमने। फ्रेंच का राइवलरी शत्रुता ब्रिटिश से कैसे हुई, फिर बंगाल में ब्रिटिश पावर का उदय कैसे होता है, फिर इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी आपने देखा, बैटल ऑफ बक्सर आज हमने बताया, और इसके साथ साथ क्लाइव का डुअल सिस्टम, दोहरी नीति, दोहरी प्रणाली जो आप आज आप पढ़े। फिर आज आपने पढ़ा मैसूर वॉर, मैसूर का युद्ध। कल पढ़ेंगे एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, पेज नंबर 14। एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद। ये टुमारोज टॉपिक। ओके, थैंक्स।